मैगवन सर। हाँ, यस यस यस। आप सभी को मेरा नमस्ते सर। हाँ, यस इट इज। अरुण मालवी। जी सर, थैंक यू सर। मैं पूछूं सर? तो मालवीय जी, आप अपने विषय में बताएं। सर मेरा नाम अरुण मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्य परंपरा के गुरुकुल स्कूल से की है। उसके पश्चात देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से अपना ग्रेजुएशन बीए में कंप्लीट किया और जामिया मिलिया इस्लामिया से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य विषय में कंप्लीट किया है। और सर मेरी हॉबी सूर्य नमस्कार और योगा प्रैक्टिस करना है। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेरा चयन डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के रूप में हुआ है सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और हम थैंक यू तो ये भी कहना चाहेंगे कि आपका यहाँ भी चयन हो सर। थैंक यू सर। ठीक है। तो आपने लिखा है खास करके कि सूर्य नमस्कार एज ए योगिक प्रैक्टिस। जी सर। इसके विषय में कोई बताना चाहेंगे आप? जी सर। सर पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कही है। उसमें तीसरा जो पद है वो आसन को इंडिकेट करता है और आसन के अंतर्गत सूर्य नमस्कार की 12 पोजीशंस होती है, उसको किया जाता है। एक तरीके से सर इसके अंतर्गत सूर्य को नमस्कार और जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं उसके बदले में उनको सम्मान के रूप में नमस्कार किया जाता है और फिर 12 पोज में ये कंप्लीट किया जाता है। तो सूर्य की बात करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अभी आपने सुना होगा कि हमारे इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म जानते हैं आप? जी सर। इसरो क्या है? सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने कुछ बड़े चमत्कार किए हैं। क्या चमत्कार किया इन्होंने, या क्या मिशन जो हुआ है वो एक बड़े हम भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात हो सकती है? क्या किया है उन लोगों ने? सर निश्चित रूप से इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन की शुरुआत की गई थी और उसको स्थापित किया गया सर L1 पॉइंट पर। अभी जो हाल में 2 दिन पहले 3 दिन पहले न्यूज़ में था, क्या था? स्पेस डॉकिंग के विषय में क्या था, आप ये बताएं। सर इसरो के द्वारा एक परीक्षण किया गया है जिसमें 2 अलग अलग ऑब्जेक्टिव को आपस में डॉकिंग करने की उसमें बात कही गई है। तो अंतरिक्ष में डॉकिंग सिस्टम और उन 2 यंत्रों को उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करके उनको अनडॉकिंग करने की प्रोसेस भी इसमें शामिल है। सर भविष्य में भारत में जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की बात कही जाती है उसको स्थापित करने के लिए इस चरण को महत्वपूर्ण माना गया है सर। नहीं, क्या है, क्या आपका जो दो आपकी एंटिटीज़ हैं उनका नाम क्या है? आप अच्छे से बताएं ना। कोई चीज़ हम पूछ रहे हैं तो उस पर ज़रा सा आप ऐसा लगे कि आप उसे ज्ञाता हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप उसमें? सर उसमें हाँ बताएं। सर एक ऑब्जेक्टिव का नाम उसमें चेसर है और दूसरा टारगेट है। ठीक है। और सर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा और इसमें फिर कनेक्ट किया जा चुका है। जी सर। फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करना ये दोनों आपस में। चलिए, आप ये बताएं इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? हमारे जो हम कहते हैं इस तरह कार्य करने वाले हमसे तीसरे या चौथे हैं शायद हैं। चलिए, वो तो मैं आपको जवाब नहीं देखो, कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका है? इस डॉकिंग से हमें क्यों भारतवासियों को इसका गर्व क्यों होना चाहिए? जी सर ऐसा माना जाता है कि जो भारत के द्वारा भारतीय स्पेस स्टेशन की स्थापना करने का जो प्रस्ताव है उसके तहत डॉकिंग की प्रक्रिया को भी एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन को अलग अलग चरणों में डॉकिंग करके विभिन्न उपकरणों का एक समायोजन किया जाता है। तो उसे स्थापित करने के लिए डॉकिंग की प्रक्रिया और अनडॉकिंग की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो आप बताएं, स्पेसिफिकली बताएं किस मिशन को, हमारे इसरो के किस मिशन को बल मिलेगा, या किस मिशन के लिए पहले का ये उस चीज की सफलता के लिए इसकी आवश्यकता थी? कौन सा मिशन इसके बाद आने वाला है? सर मुझे अभी अंतरिक्ष नहीं, कोई बात नहीं। अंतरिक्ष तो अब आप तो अंतरिक्ष में ही आने वाले हैं। जब आप सिविल सर्वेंट हो जाए तब अंतरिक्ष वाले हो जाएंगे। स्काई इज द लिमिट, और स्काई के नीचे आप रहेंगे बैठ करके उस लिमिट को। तो उस लिमिट को डॉकिंग करें तभी तो होगा, डॉक तो करना पड़ेगा ना। चंद्रयान का नाम सुना है? चंद्रयान चतुर्थ का नाम सुना है आपने? जी सर। तब ठीक है। चलिए साहब, अब दूसरा बताइए आप बैठ करके हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इसके सार को बताइए आप। जी सर।
सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 21वीं शताब्दी के जो भारत है और उसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप इसमें प्रस्ताव तैयार किया गया है। जी। जैसे कि सर इसमें वोकेशनल एजुकेशन को शामिल किया गया है, पाठ्यक्रम के स्तर पर बदलाव देखने को मिलता है, जो हमारी 10+2 की संरचना है उसको बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसके अलावा सर यदि कोई स्टूडेंट अलग अलग विषयों में रुचि रखता है तो उन्हें आर्ट के या फिर बायोलॉजी के या फिर और सब्जेक्ट भी एक साथ पढ़ने की उनको अनुमति देने की इसमें बात कही गई है सर। तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने वोकेशनल एजुकेशन की बात कही, आपने मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कही, जी सर, आपने क्लासों के विषय में बात किया, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव उसका है? किस ऑब्जेक्टिव के तहत ये किया जा रहा है? थॉट प्रोसेस क्या है ये बताइए इसमें। जी सर, सर मुझे लगता है कि जो शिक्षा के द्वारा मानव संसाधन का बेहतर रूप से सदुपयोग किया जा सके और शिक्षा उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव हो, एक महत्वपूर्ण अवस्था हो, जिससे कि हम ह्यूमन रिसोर्स का अधिकतम रूप से सर्वोत्तम रूप से उसका उपयोग कर सके। इसके लिए सर इसका प्रावधान किया होगा सर। और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आप ये बताएं, हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है या यूं कहें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है और इसको कैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस कर रही है? जी सर इसे कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे यदि ध्यान दिया जाए तो अभी वर्तमान में भारत सरकार और केंद्र सरकार कुल मिलकर शिक्षा का लगभग 3% GDP का खर्च करती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको 6% तक बढ़ाने की बात कही गई है। सर दूसरा, पाठ्यक्रम के स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें सर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और जो कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है या फिर हमारा एंशिएंट नॉलेज है उसको मिक्स करने की इसमें बात देखने को मिलती है। सर तीसरा, स्ट्रक्चर के स्तर पर इसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे सर पहले 10+2 था, उसको अभी बदल दिया गया है और उसको अलग अलग लेवल पे इसमें देखने को मिल रहा है सर। सर मैं भी एक अंतिम प्रश्न, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हो रही है, ठीक है, उसमें कुछ उसकी प्रक्रिया में कोई मौलिक बदलाव लाए जा रहे हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है और क्या बदलाव लाए जा रहे हैं जिससे कि बहुत सारी डिस्कशन का इशू आ गया है? सॉरी सर, मैं इस विषय कोई से बात अवगत नहीं, हूं। शुक्रिया, थैंक यू सर। जय जी, आपने देख रहा हूँ PG। जी सर। तो आपने स्टार्ट किया फ्रॉम 97% इन 10, दिन आगे 92, फिर आगे 66। क्या आपका अटेंशन कहीं डाइवर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? सर मैंने अपने ग्रेजुएशन में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा था, परंतु सर मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी उस समय करने लगा था। उसके साथ साथ सर ग्रेजुएशन के समय कोविड का भी एक टाइम था, तो कोविड के कारण सर शिक्षा में सर कुछ मैं स्कोर कर पाया था सर उसमें प्रॉपर तरीके से। चलिए, कोई बात नहीं। आप पूना पैक्ट जानते हैं? जी सर। यार बताएंगे उस बारे में, क्या था पूना पैक्ट? हाँ जी सर 1930 के दशक में पूना पैक्ट की शुरुआत हुई थी। 1932 में इसको साइन किया गया था। इसके अंतर्गत दलित समाज में जो अलग निर्वाचन पद्धति की बात की जा रही थी, सांप्रदायिक पंचायत की बात की जा रही थी, उस पर अंबेडकर जी के विचार और गांधी जी के विचारों में भिन्नता देखने को मिल रही थी। अंबेडकर जी चाह रहे थे कि अलग निर्वाचन पद्धति होनी चाहिए, जबकि गांधी जी चाह रहे थे कि इस तरीके से की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो सर इस पूना पैक्ट के द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस पे सिग्नेचर किए थे और ये बात पे मान्यता हुई थी कि जो शोषित वर्ग है उसका पृथक निर्वाचन नहीं होगा, सामान्य रूप से ही उनका चयन किया जाएगा प्रणाली में। जी सर। नहीं तो इससे क्या डिफरेंस क्या हुआ? जैसे जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात थी और जो हुआ पूना पैक्ट में,
तो इसमें डिफरेंस क्या है? सर उसमें मूल अंतर की यदि बात की जाए तो सांप्रदायिक पंचायत में यदि कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा होता है तो उसी कम्युनिटी के लोग उसमें निर्वाचन कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जबकि जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसमें कोई भी व्यक्ति यदि खड़ा हो तो पूरा वर्ग, सभी वर्ग उसमें शामिल होते हैं और वो निर्वाचन की प्रक्रिया तो में आप भाग कैसे लेते फिर 2 वोट का सिस्टम कैसे होगा? अगर मान भी लिया जाए आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आया कि देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, जी ठीक है, तो कैसे प्रैक्टिकल संभव कैसे होता? अभी तो क्या है कि जब इलेक्शन होता है तो हम 1 वोट देते हैं, तो तब क्या करते हैं? सॉरी सर आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल था जी जिसको सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर मनवा के लाए थे, जी तो वो कैसे संभव होता है? जैसे अभी तो क्या है, एक इलेक्शन होता है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट का हो, एमएलए का हो, व्हाटएवर, तो हम 1 वोट देते हैं, जी। तो वो कैसे होता? सर उस सांप्रदायिक पंचायत में और पृथक निर्वाचन में ये बात थी कि जिस कम्युनिटी का व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा उसी कम्युनिटी के ही सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, तो सर उसमें ये प्रोसेस अपनाई जा सकती होगी कि उस कम्युनिटी के लोगों का ही उसमें एक पहचान पत्र हो या एक आइडेंटिटी हो और वही कम्युनिटी के लोग जो भी व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़े हुए हो उनको निर्वाचन के रूप में देंगे। ठीक है, ये तो हम मान जाते हैं। ओके, आपने मेरे ख्याल हिंदी भी एक रखी हुई सब्जेक्ट आपकी? जी सर। हिंदी की तेरा भक्ति काल हिंदी साहित्य में क्या है? जी सर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के रूप में भक्ति काल को जाना जाता है। ये आदिकाल के बाद की एक प्रवृत्ति है। इसमें सर सगुण और निर्गुण 2 अलग अलग विचारधारा देखने को मिलती है। सगुण भक्ति धारा में राम और कृष्ण भक्ति धारा है जिसमें तुलसीदास और सूरदास इसके प्रमुख कवि है। जबकि निर्गुण भक्ति धारा में प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी 2 विचारधारा देखने को मिलती है। प्रेम मार्ग में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख कवि है, जबकि ज्ञान मार्ग में कबीर को प्रमुख कवि के रूप में देखा जाता है। जी सर। तेरा मुझे छायावाद क्या है? जी सर। सर 1918 से 1936 जी सर 1918 से 1936 तक का जो समय है उसको छायावाद के रूप में देखा जाता है। और सर छायावाद के अंतर्गत जो द्विवेदी युग में अभिधात्मकता, लक्षणात्मकता या फिर स्थूल शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, छायावाद में उसके विपरीत सूक्ष्म विचारधाराओं का प्रयोग देखने को मिला। और सर इसमें प्रमुख कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये प्रमुख रूप से कवि थे सर इसमें। अभी आपने बताया कि एजुकेशन पे जीडीपी का कोई परसेंट आपने 6% बोला है। आप जरा बताइए कि WHO गाइडलाइंस कहते हैं हेल्थ सेक्टर पे कितना खर्च हो? सर मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ सर 5% की बात की जाती है। जी सर। और इंडिया में कितना खर्च हो रहा है? 3, सर अप्रोक्सीमेटली 2.5। 2.5 ओके। एक और जो स्टार्टअप है, बेसिकली वो MSME सेक्टर का वो है, स्टार्टअप में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो यूजर्स हैं, जो नए नए इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, नए नव उद्यमी जिनको हम बोलते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मैं थोड़ा समय चाहता हूँ सर इसके लिए। सर थोड़ा समय मिल सकता है? क्यों नहीं? जी सर, थैंक यू। जी सर। सर सबसे पहले तो पूंजी की आवश्यकता होती है। कैपिटल एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जाता है। सर दूसरी समस्या यदि बात की जाए तो स्किल का भी एक प्रमुख मुद्दा देखने को मिलता है, क्योंकि नवाचार उसमें शामिल होता है तो इनोवेशन के लिए स्किल की अपर्याप्तता देखने को मिलती है। सर तीसरा डाइवर्सिफाई जो अलग अलग स्टार्टअप है वो कम देखने को मिलता है। यदि भारतीय संदर्भ में हम देखें तो सर एग्रीकल्चर या फिर एजुकेशन और हेल्थ इनके ऊपर ही अधिक स्टार्टअप बने हुए हैं, जबकि इसको सर और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। सर इसके अतिरिक्त
सर चौथा यदि हम देखें तो जो स्टार्टअप से जो इनोवेशन हो रहा है उसको एक प्रॉपर मार्केट प्रदान होना चाहिए, लोग उसके बारे में जाने, तो एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी वो प्रदान होना एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है सर। एक बात और आजकल चल रही है कि जुडिशियल सिस्टम में पेंडेंसी बहुत है केसेस की, 20-20 साल में अपील्स आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, हायर जुडिशरी हो, क्या कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हाँ सर, मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? पूरा लीजिए, आप कोई बात नहीं। हाँ जी सर। सर सबसे पहले तो हमें सर जो सुप्रीम कोर्ट या फिर बाकी कोर्ट में जो कार्य दिवस होते हैं उनके करने की, उन दिवस की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं, और जो वैकेंसीज खाली है सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट में, उन वैकेंसीज को कंप्लीट किया जाना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से सुनवाई हो केस की। सर दूसरा, तकनीकी का इसमें समावेशन कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ हेयरिंग को हम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, और ऑनलाइन यदि तरीका हम अपनाते हैं तो उससे टाइपिंग का या फिर छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक तकनीकी से थोड़ी कार्य में तीव्रता देखने को मिल सकती है। जी सर। सर थैंक यू सर। अरुण मालवीय जी, जी सर। ये मथुरा खेड़ी इज ए विलेज और टाउन? सर विलेज है सर। विलेज। जी सर। And you are still living there, or you are living in the Agar Malwa? सर मैं मथुरा खेड़ी में रहता हूँ सर। मथुरा खेड़ी Yes, में ही yes, रहते हैं। Okay. Your father is teacher in the basic education. यस सर। And parental क्या है, कोई बिजनेस है या खेती है, क्या है? सर मेरे पिताजी शिक्षक है, और साथ साथ में हम सर खेती का काम भी करते हैं। सर हमारे यहाँ पे संतरे का उत्पादन किया जाता है, और सर फूलों की खेती भी की जाती है, और सर ट्रेडिशनल फसलों में सोयाबीन, गेहूं और इन सब का उत्पादन भी किया जाता है। Very nice, very nice. Optimal use of you are using that land optimally. ये कैसे पता चले कि इसमें कुछ और भी किया जा सकता है या इतना ही सफिशिएंट है? कभी सोचा इस बारे में? जी सर। हाँ सर, यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पर प्रॉपर रूप से पानी की कमी नहीं देखने को मिलती है, तो सर हम एक वर्ष में 3 फसलें का उत्पादन कर सकते हैं। सर इसके साथ साथ ज़मीन पर कुछ जगह को छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की खेती की जा सके, क्योंकि सर वेजिटेबल्स और जो हमारे आसपास के क्षेत्र में कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी है, तो वहाँ से फूलों से उसकी काफी डिमांड रहती है। जी सर, डिमांड रहती है उसकी। ये भी परसेप्शन है कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है, परसेप्शन है ऑल ओवर कंट्री। जिस भी किसान से आप बात करेंगे तो वो कहता है कि अगर कोई और रोजगार मिल जाए तो आई विल गो एंड ज्वाइन दैट रोजगार। जी सर। और खेती को छोड़ना चाहता हूँ। जी सर। कारण क्या है? 1 2 3 अगर 3 कोई कारण पूछे आपसे जी तो क्या कारण है? हाँ सर, मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? हाँ, आराम से आराम से। सर प्रमुख समस्या के रूप में यदि देखें तो पहली समस्या सर पूंजी की समस्या है, प्रमुख रूप से है, क्योंकि किसानों को लगता है कि वो जितना अपनी खेती में इन्वेस्ट करते हैं और वापस उनको जितना धन मिलता है वो उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिलता। ऐसा यू वांट टू से दैट लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए है? जी सर। किसान लाभकारी मूल्य, उत्पादन का लाभकारी मूल्य। जी सर। ये कहना चाह रहे हैं ना? जी सर। सर इसके अलावा
ये तो प्रॉब्लम ना होकर सॉल्यूशन हो गया यार। ये तो मैंने तो कहा 3 ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि सर वो जाना चाहता है वहां से। सर इसी में यदि हम एक समस्या को देखें तो किसान सामान्य रूप से ये कहते हैं कि हम जितना उसमें खर्च करते हैं मतलब उनको फायदा नहीं होता है, वो प्रॉपर रूप से उनको भाव नहीं मिलता है उस फसल का। वन एक चीज आपने कही, समझाने की कोशिश की मुझको कि इनपुट पर सब्सिडी मिलनी चाहिए या इनपुट की कॉस्ट को गवर्नमेंट किसी तरह से रिड्यूस करे। जी सर, ये कहना चाहते हैं ना? जी सर। और सर इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें अलग अलग कृषि क्षेत्र जो है उनकी पहचान करनी चाहिए कि किस क्षेत्र में, जैसे हम सोइल का परीक्षण भी कर सकते हैं, किस क्षेत्र में कौन सी फसल का ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है और उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जी सर। इसको आप कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जी सर। कि हम किसी और क्रॉप्स की तरफ को डाइवर्स करें। जी सर। जैसे आपने किया है, आपने फूलों की खेती पे गए ना, तो वहाँ डिमांड एंड सप्लाई को लेकर तो सोचा हो ना आपने अपने फादर ने? जी सर। कि यहाँ पर सप्लाई भी हो सकती है, डिमांड भी है फूलों की। जी सर। और तीसरा कोई पॉइंट? सॉरी सर, मैं मध्य प्रदेश में 3 बड़े राजघराने कौन से थे स्वतंत्रता से पहले? जी सर। सर पहला होलकर राजवंश। होलकर। सर दूसरा सिंधिया। सर सिंधिया तो ग्वालियर से हुए। जी सर। और होलकर सर इंदौर के आसपास के क्षेत्र, मालवा क्षेत्र को उसमें शामिल किया जाता है। मालवा। और सर तीसरा विंध्य रियासत में भी कुछ शासक रहे हैं जिन्हें सर रीवा के शासक बोला जाता है। रीवा नरेश। जी सर। जी सर, रीवा नरेश। और सर इसके अलावा भोपाल भी एक रियासत के रूप में पहले। ये तो मुस्लिम रियासत थी भोपाल। जी सर। चलिए, मैंने तो 3 पूछे, 3 बड़े जो आपके दिमाग में हो, बताइए। एक आपने बता दिया रीवा से भी बड़ा कोई रहा है वहाँ पर? सर वहाँ पर एक प्रमुख शासक के रूप में राजा मार्तंड सिंह को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर सफ़ेद बाग को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। और सर माधवगढ़। जी सर, माधवगढ़ में। जी सर। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। सर आपसे पूछ रहे थे जुडिशियल सिस्टम के बारे में कि कैसे शॉर्ट आउट किया जाए टाइम को। मैं उसी पे पूछ रहा हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम है नीचे लोअर जुडिशरी में, तो आप अगर LLB होते आप भी एग्ज़ाम देते। आदमी एग्ज़ाम देता है, क्लियर करता है, प्री परीक्षा क्लियर करता है, मेन करता है, इंटरव्यू फेस करता है, उसके बाद वो जी सर। मजिस्ट्रेट बनता है, जी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, आर यू सेटिस्फाइड एज ए आम नागरिक? आपसे पूछ रहा हूँ कि आर यू सेटिस्फाइड विद दैट सिस्टम और दैट नीड्स सम चेंज? हाँ सर, निश्चित रूप से उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। हालांकि सर जो नियुक्ति उनमें की जाती है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जा सकती है, वो करनी चाहिए, क्योंकि सर मुझे लगता है कि एक समय के बाद परीक्षा के अलावा जो व्यक्ति वास्तविक जीवन में अनुभव लेता है, जो कोर्ट में सीखता है, या फिर जो सीनियरिटी होती है सर, तो एक उसका भी महत्व होता है। परंतु यदि सर हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो उस पर जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, जिसमें सर उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और सर उसमें कुछ और मेंबर्स को भी शामिल करने की आवश्यकता है, जिसमें सर कुछ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं। इंडियन जुडिशियल सर्विस के बारे में आपका क्या राय है? जी सर। व्हाई नॉट इंडियन जुडिशियल सर्विस? IAS में भी तो हम कैबिनेट सेक्रेटरी बनाते हैं ना। अगर अनुभव से ही हम तलाशते जी तो सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी तो अनुभव से ले आते हैं हम लोग। इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की एक परिकल्पना आई थी, लेकिन उसको माना नहीं गया। तो आपकी क्या है? शुड देयर बी, जैसे हायर जुडिशियल सर्विस है, स्टेट जुडिशियल सर्विस है, तो क्या इंडियन लेवल पर भी इंडियन जुडिशियल सर्विस
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि सर इससे एक आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी आप कॉलेजियम सिस्टम कह रहे थे कि दैट इज द बेस्ट। सर चलिए बताइए, मुझे प्लस माइनस कुछ बताइए क्या क्या। सर यदि हम इंडियन जुडिशियल सर्विस को शामिल करते हैं तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हम अच्छे जो माइंड्स है और अच्छे जो व्यक्ति है उनका उसमें सिलेक्शन देखने को मिलेगा। परंतु सर यदि कॉलेजियम सिस्टम की बात की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो उच्च अधिकारी होते हैं तो उनकी नियुक्ति में सर अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, परंतु जो निचले अधिकारी होते हैं उनमें सर कॉलेजियम सिस्टम एक बेहतर उपाय हो सकता है। सर निचले अधिकारियों में you had made me totally confused यार। Explain again। सॉरी सर, मैं सर समझ नहीं पा रहा हूँ। सर फिर समझिए। आप स्टेट सर्विस में गए हैं ना अभी? जी सर। वहाँ आप एसडीएम भी हो सकते थे। जी हाँ, एसडीएम के बाद एडीएम भी होते, ऊपर भी बढ़ते। इसमें भी आप ऊपर बढ़ेंगे एंड एडिशनल कमिश्नर तक पहुँचेंगे। एक कमिश्नर को छोड़ दीजिए, दैट इज द कैडर पोस्ट ऑफ आईएएस। जी सर। उसके बाद तो नीचे तो आप ही को बढ़ना है, जी राइट? जी तो जुडिशियल सर्विसेज में जब आपने, जैसे आपने एंट्री पाई है, ऐसे किसी ने एग्जाम देके एंट्री पाई है, जी तो उसके प्रमोशन को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही क्यों रोक देना चाहते हैं? Why can't he go to the हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए हम दूसरी सर्विस लाए कोई? यस, ये आईएएस की है या ये आईजीएस है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम जी। सर्विस। हाँ तो सर। उसमें कॉलेजियम सिस्टम कहाँ आप जो लागू कर रहे हैं? और अभी जो लागू है, वेदर इट इज ये अच्छा है जुडिशियल सिस्टम के लिए या इसमें कोई कमी है, ये पूछना चाह रहा हूँ। सर मैं जुडिशियल सर्विस के बारे में थोड़ा और अपना ज्ञान वर्धन करूंगा। वर्धन करिए, ठीक है। जी ओके। पीआईएल तो जानते हैं? जी सर। क्या है पीआईएल? सर ये जनहित याचिका होती है जिसमें कोई व्यक्ति यदि पीड़ित है या किसी प्रकार से उन्हें कोई समस्या है तो या तो व्यक्ति खुद जाकर या फिर उनके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति। तो हो जाएगा ही नहीं। अगर मैं पीड़ित हूँ तो मैं तो रिट में जाऊंगा। जी सर। सर उनके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति पीआईएल याचिका दायर कर सकते हैं समूह के लिए। जी सर, ग्रुप के लिए, पब्लिक। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। ओके। और क्या बताना चाहेंगे? मुझे एक एजुकेशन के बारे में बड़ा वो रहता है, कंफ्यूज हूँ मैं, आप मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए कि बेसिक शिक्षा, देन माध्यमिक शिक्षा एंड द हायर एजुकेशन। जी सर। हायर एजुकेशन का एक पार्ट है टेक्निकल एजुकेशन। जी सर। 20 साल पहले करीब बहुत इनिशियल स्टेज में हमने माध्यमिक शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम गए थे, जी सर। लेकिन उतना वो वाइड स्पेक्ट्रम नहीं कर पाए कि हम मासेज को सप्लाई दे सकें उस एजुकेशन की। बट हायर एजुकेशन में पिछले 20 साल में हायर एजुकेशन सेक्टर को करीब करीब प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर को ओवरशैडो कर दिया। जी सर। तो ये क्या मासेज के लिए या आप जैसे यूथ के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सर इसे यदि उच्च शिक्षा में इसे संतुलित रूप से अपनाया जाए तो ये सर बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जैसे उच्च शिक्षा में कोई व्यक्ति कुछ स्पेशल कोर्स करता है और स्पेशल फील्ड में अपनी पकड़ मजबूत रखता है तो सर प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें सर वो जाके अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकता है और अपनी सर्विस भी कंपनी को प्रदान कर सकता है। सर हायर एजुकेशन में मुझे लगता है कि यदि हम बैलेंस बना के चलते हैं, एक रेशो लेके चले प्राइवेट और पब्लिक दोनों का, कुछ मुद्दों पर पब्लिक सेक्टर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ये ना हो जाए कि उससे किसी का शोषण हो या फिर उसकी सिक्योरिटी पर कुछ, सोशल सिक्योरिटी पर कुछ असर हो उसका।
तो सर पब्लिक सेक्टर को वहाँ पर इंटरवेंशन करना चाहिए जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का सवाल होता है। और सर रोजगार देने के मामले में प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सर उसमें। मैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की तो बात ही नहीं कर रहा पार्टनर। माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि हायर एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जी को आप उचित मानते हैं, अनुचित मानते हैं? उचित मानते हैं तो 3 कारण बता दीजिए, अनुचित मानते हैं तो भी 3 कारण बता दीजिए। सर मैं थोड़ा समय मिल सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल, अपने को स्टूडेंट मानिएगा। जी सर। हाँ जी सर। सर मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में हम प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर सकते हैं कुछ मामलों में। जैसे कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि हमें अच्छे से मजबूत करना है, बिल्ड करना है, तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सर इसके अलावा सर क्योंकि हायर एजुकेशन में आज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़, विशेष रूप से AI टेक्नोलॉजीज़ और मशीन लर्निंग, इन सब की शिक्षा प्राप्त हो सकती है। तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट से भी प्राइवेट सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है उच्च शिक्षा के मामले में। जी सर, मैं अभी 2 ऐड कर पा रहा हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू। सर आप पूछना चाहेंगे? कंट्रोल कल्टीवेशन क्या है? सॉरी सर। कंट्रोल कल्टीवेशन। कंट्रोल्ड कल्टीवेशन। सर मैं इसके मामले में कंट्रोल कल्टीवेशन। कंटूर। सर मैं इसके मामले में श्योर नहीं हूँ, पर सर मुझे कुछ धुंधला धुंधला से याद आ रहा है। यदि आप इजाज़त दे तो सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ। सर ये एक वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक प्रोसेस होती है जिसमें सर बांस का प्रयोग किया जाता है सिंचाई करने के लिए। और सर जनजातीय क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एक तरीके से ये वाटर का कंजर्वेशन करती है और सर इससे फसलों को कम पानी में अधिक लाभ मिल सकता है सर। अच्छा, शिक्षा को रोजगार परक कैसे बनाया जाए? ये कहते हैं कि आज की हमारी शिक्षा जो है वो रोजगार परक नहीं है, यानी रोजगार देने वाली कम है, और इसीलिए जो है बच्चे इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद BSc आगे तक नहीं पहुंचते। सर मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? हाँ जी सर। सर रोजगार परक शिक्षा बनाने के लिए हम एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को शामिल कर सकते हैं ताकि उनकी स्किल का डेवलपमेंट हो उससे। सर इसके अलावा दूसरा बिंदु यदि हम देखें तो सर उन्हें कुछ प्लेसमेंट जो होते हैं या फिर स्कूल के शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ही उन्हें कुछ अर्निंग का एक सोर्स भी उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे उनको कहीं प्लेसमेंट होता है या फिर कहीं पे वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो सर दोनों प्रक्रियाओं को हम साथ में कर सकते हैं। सर इसके अलावा सर मैं एक तीसरा याद कर पा रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक लागू की गई है, जिसमें अलग अलग शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, चाहे वो 10th के स्तर पे हो, 12th के स्तर पे हो, ग्रेजुएशन के स्तर पे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पे हो, तो उनकी जिस तरीके की स्ट्रीम है, उनकी जो भी उन्होंने जिसमें भी ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, प्राइवेट कंपनी या फिर उन लोगों को जिनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, उनको वो लिस्ट सेंड की जाती है और सर उनको फिर रोजगार के अवसर उससे उत्पन्न होते हैं। क्या स्कूलों में बदलाव की जरूरत है? जो बेसिक स्कूल हैं हमारे गवर्नमेंट के खास तौर से और प्राइवेट स्कूल, जी सर। इन्हें बदलाव की जरूरत है कुछ? सर निश्चित रूप से प्राइमरी स्कूल में बदलाव की आवश्यकता देखने को मिलती है,
क्योंकि सर सबसे पहला तो इसमें अंतराल देखने को मिलता है। शहरी प्राथमिक स्कूल की अलग समस्या है और ग्रामीण प्राथमिक स्कूल की अलग समस्या है। तो सर ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में हम तकनीकी का ज़्यादा प्रसार कर सकते हैं। जैसे अभी एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि लगभग 40% ही ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उससे संबंधित उपकरण देखने को मिलते हैं। सर दूसरा मुझे लगता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसे भी हमें मानकों के अनुरूप करने की आवश्यकता है। एक स्टैंडर्ड रेशो 30:1 का माना जाता है, परंतु सर भारत में अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग स्तर है। जैसे बिहार में 57:1 का है, जबकि मैं जहाँ से मध्य प्रदेश से हूँ वहाँ पर 35:1 का अनुपात है। तो सर ये इम्बैलेंस इसमें देखने को मिलता है। सर तीसरा, पाठ्यक्रम के स्तर पे भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है, क्योंकि सर बच्चों को हिंदी, जैसे सर मैं मध्य प्रदेश का यदि उदाहरण देना चाहूँ तो वहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सर पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। परंतु सर इसके साथ साथ बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए उनको पेंटिंग, ड्राइंग या फिर सिंगिंग या फिर डांस या फिर सर उनकी जिस तरीके की उनकी क्रिएटिविटी जो रुचि है, या फिर खेल में उनको शिक्षा को बढ़ावा देना, इसको सर उसमें शामिल किया जा सकता है। आप ये डीएम ही क्यों बनना चाहते हैं, आईएएस क्यों करना चाह रहे हैं? जी सर आईएएस के द्वारा सर समाज की वृहद रूप से समाज को वृहद रूप से सर उसमें सेवा प्रदान की जा सकती है, और सर अलग अलग डाइवर्सिफाई लोगों के साथ मिलने का अवसर होता है। तो सर कहीं ना कहीं मैं अपना व्यक्तिगत विकास भी उसमें देखता हूँ, और उस व्यक्तिगत विकास का मैं फ़ायदा समाज या अपने देश को प्रदान कर सकता हूँ, जिससे सर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना फलीभूत हो सके सर। थैंक यू मालवीय जी, आपके साथ हमारा इंटरेक्शन खत्म होता है। हम आपको कुछ फीडबैक देंगे सर। मालवीय जी, नॉलेज तो ठीक है, आपने मेंस में किया है तो नॉलेज तो वहीं पे टेस्ट हो जाता है। थोड़ी प्रॉब्लम है कि सर मुझे कुछ लिखने का नहीं, आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। देखिए होता क्या है, एक आध बार तो आप कह लीजिए कि मुझे समय मिलता है जी, बार बार कहेंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे। ये तो वो है इस तरह पर। नंबर 2 जी कि एक जो कोई है, जैसे सर ने पूछा प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, तो आप इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। नंबर 2, जैसे उन्होंने पूछा जुडिशियल इसमें कोलिजन सिस्टम पे, जी, तो आपका एक 1 पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसका जस्टिफिकेशन हो। जी सर, ये नहीं ये भी अब सर, जैसे मैं सर confused बार हो बार जाता पूछ हूँ। रहे थे, नहीं कंफ्यूज मत हो, इसीलिए तो किया जा रहा है। अब जैसे कि पूछो प्राइवेट जो हायर एजुकेशन है, प्राइवेट क्यों? आप जानते हैं प्राइवेट क्या है, कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बच्चे जाते हैं, महंगी शिक्षा तो वहीं, तो वहाँ जो बच्चों को लालच है प्लेसमेंट का, जी सर, जी आफ्टर डूइंग द डिग्री उनको फिर एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं, वो नहीं, वो ये देखते भाई कितने का पैकेज मिल जाएगा। जी सर, समझे, दीज आर द थिंग्स। तो ये थोड़ा अपना पॉइंट क्लियर कीजिए। सर मैं और मैं नहीं चाहूंगा कि वहां बोले कि मुझे समय मिल जाएगा, वो समय नहीं देते। जी सर, वो जापान की बुलेट ट्रेन है, वो निकल जाएगी, दे विल नॉट गिव यू टाइम की सोचते होती, इसलिए। और सब ठीक है, बढ़िया है। बाकी सर अभी आपको फीडबैक देंगे, तो आप ये एक तो इस पे रोकिए। नंबर 2 जो क्लियर, जैसे आप जो उस पर वो सेपरेट इलेक्टोरेट जी और वो जो उस पर आप बहकाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये था कि जैसे राज्यसभा में क्या होता है, जैसे अब विधान परिषद में टीचर्स अपने सिलेक्ट करते कि नहीं करते हैं, जी सर, होता है ना, जी। टीचर्स के अलग होती है। जी। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो इसलिए जो चीज कंफर्म ना हो उसको आप चुप हो जाइए कि मुझे नहीं पता है। जी सर, बिल्कुल सर। बाकी ठीक है सर। सर उसको बताना चाहेंगे सर आप इनको? ठीक है यार, अपना नॉलेज स्पेक्ट्रम को थोड़ा और वाइडन कीजिए, जी सर, और आंसर देते समय थोड़ा आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, थोड़ा शेकी हैं। जी सर, तो जिस दिन आपकी नॉलेज प्रॉपर हो जाएगी उस दिन आपका जी। इंटरव्यू कब है? तो भी 12 फरवरी को है सर। अभी है टाइम आपके पास। और ये बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना गवर्नमेंट 60 ही विभाग तो गवर्नमेंट के हैं, जी, और 60 ही क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं। अभी बताएंगे सर। जी सर, 60 सेक्टर्स हैं जी, कुल। जी सर, है। तो
और बड़ा एक बार एक मैं जज साहब से बात कर रहा था कहीं, जी तो वो ये कह रहे थे कि मैंने कहा यार फलाना नियम फलाना ठिकाना, मैंने कहा जी कुछ नहीं, हर जजमेंट व्यवहारिकता जी सर। पर बेस्ड रहता है। अभी आपसे शायद आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो कभी वकील बीमार हो गया, कभी जज साहब बीमार हो गए, आज स्ट्राइक हो गई, फलाना हो गया, ये तो लिंगर ऑन हो रहे हैं ना केसेज। कई बार ये लगता है कि यार इस केस में तो 5 मिनट लगने चाहिए जज साहब को, 5 मिनट्स, और इसको साले 25 साल हो गए। जी सर। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में मतलब इस तरह का वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि उस फ्लेक्सिबिलिटी का लोग लाभ उठाते हैं। जी सर। जी सर। जिसका केस कमजोर है वो डेट ही लगवाता रहेगा, डेट ही लगवाता रहेगा सर, हियरिंग पे ही नहीं आने देगा उसको 20-20 साल। तो ये चीजें हैं, कुछ सारी चीजें व्यवहारिकता पे बहुत डिपेंडेंट है कि क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एनीवे आपको मान लो मैंने तो 2 ही चीजें आप में जज की हैं कि थोड़ा सा नॉलेज बेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। नंबर 1, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा जिस दिन आपको जी क्वेश्चन कुछ भी कोई कर रहा है जी उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, इमीडिएटली। और अगर उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो क्लियरली पूछ लीजिए कि सर मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, आप दोबारा मुझे बताइए क्या क्या पूछना चाहते हैं। जी सर। Right? बिल्कुल सर। वैसे एवरीथिंग योर पर्सनैलिटी गुड, आपने बेस अपना तैयार कर ही लिया है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर का, ठीक है सर अभी कल ही रिजल्ट आया है उसका, कल ही रिजल्ट आया है। जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। और सर्विस तो देखिए सभी अच्छी होती हैं, जी आप जहाँ भी कहें चाहेंगे वहीं परफेक्शन के साथ काम कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी सर। लेकिन फिर भी आपका अगर एम है IAS IPS का इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना, लेट्स होप फॉर द बेटर। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। थैंक यू सर। घबराहट सी लगती है चेहरे से, एकदम वो नहीं। चेहरे से मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर वो चाह रहे, वो करना चाह मतलब जी कर जी रहे हैं। सर। सर वो पता नहीं क्यों थोड़ा आप मुस्कुराना सीखिए ना, मुस्कुराइए और क्या करना है। कॉन्फिडेंट रहिए ना आप, तो बढ़िया से देखिए क्या करना आपको है, जैसे बड़ा सिंपल सा चीज़ है, थोड़ा सा मिरर के सामने जी सर। कुछ तो हम आपको यहाँ का लिंक देंगे, देखेंगे आपका चेहरा वैसे दिखाई पड़ जाएगा, आपका चेहरा क्या आ रहा है, तो मुस्कुराना सीखिए। जी और आप ये लगा दीजिए क्या नाम है, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, देखिए आप में उतर सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। जी और दूसरा है कि सबसे बड़ी बात है, देखिए मुस्कुराहट तो उस समय आएगी जब आप तथ्य आपके फिंगर टिप्स में हों, जी जी तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और समय आपके पास है, जी सर। और हम चाहते हैं कि आप उससे तैयारी करें बैठ करके। है तो 2 चीज़ें, आप अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? हाँ सर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर जनसत्ता पढ़ रहा हूँ, और सर द हिंदू का मैं एनालिसिस देखता हूँ। ठीक है, तो आप जनसत्ता पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें वहाँ पर है। तो मैं आपसे जब छोटा सा प्रश्न इसरो पर पूछा, मैं देखिए कोई भी प्रश्न पूछने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जी क्योंकि फिर तो ये तो इंटरव्यू लिमिटलेस है, पूछते रहेंगे सुबह से रात हो जाएगी। जी लेकिन हम गेज करते हैं कि बंदे में कितना ही है, इसलिए मैं पूछा कि आप अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते हो, और पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, तो आपके पास फैक्ट्स आपके पास नहीं है। जी सर। हाँ, बड़ी क्लियर चीज़ है, तो आप उसको घुमा फिरा करते हो, इसलिए आप इतना सोचते भी हो, इतने 4 बार टाइम भी मांगते हो। जी सर। तो फैक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा बैठ करके, टिप्स मिलाना पड़ेगा, और उन फैक्ट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, जी ठीक है। और प्रश्न को सही तरह पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझने के बाद 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आप समय इसलिए मांगते हैं आप जानते नहीं, और फिर आप दिखाना चाहते हैं आप जानते हैं, जी सर। तो वो तो हम पकड़ लेते हैं बैठ करके। तो बस आप इतना ही समझें। तो मैं आपको कहूँ तैयारी करने का तरीका बताऊँगा। आपका समय है 12 तारीख बताया आपने, शायद 12 तारीख बताया। अब आपके पास एक तो डैफ है और एक आपके करंट इवेंट, जितनी चीज़ें 2 ही क्षेत्र से आपके पास प्रश्न आएंगे। सर ने कहा कि 60 प्रकार के विवाद और 60 प्रश्न। मतलब हम चाहते हैं कि आप पर स्ट्रेस ना हो, आप सोचे मेरा 60 का ही नंबर पर काम करना है बैठ करके। तो अब करना क्या है कायदे से, तो डैफ में जितनी चीज़ें मैंने आपके
एजुकेशन में क्यों पूछा, आप सोचिए मैं क्यों पूछा। आपके पिताजी प्राइमरी टीचर हैं, जी सर ने भी कुछ पूछ दिया, सर ने हायर एजुकेशन पूछ दिया, मैंने क्या कहते हैं कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछ दिया बैठ करके है। जी सर। तो आपकी जो पृष्ठभूमि है, जो आपका बैकग्राउंड, उसके विषय में जानना ही पड़ेगा आपको है, ठीक है ना। जी तो कैसे आपका प्रश्न निकालेंगे। अब आपने सूर्य नमस्कार लिख दिया, योगिक प्रैक्टिस लिख दी बैठ करके है, जी और वहां से अगर योग सूर्य नमस्कार, सूर्य तो बहुत बड़ी, सूर्य से तो हम सब सूर्य के कार्य में जिंदा है, तो सूर्य से आपका क्या कहते हैं, यूं कहें कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी होगी और सूर्य से क्या कहते हैं आपका मिशन भी शुरू हो जाएगा बैठ करके है। आप समझ रहे मेरी बात को ना। तो समझने की बात है कि कहाँ क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो डैफ को अच्छे से पढ़ करके आप उसमें उसका नोट्स बनाइए, लिख कर बनाइए, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स की कमी है, और फैक्ट्स की कमी है। फैक्ट्स तो जान जाएंगे, लेकिन फिर उसकी वरीयता को नहीं जानेंगे आप, कि कौन सा चीज़ आगे लिखना है, कौन सा चीज़ पीछे लिखना है। आपसे साहब हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आप सिविल सर्विस बनाना चाहते हैं, सर ने पूछा था आपसे। जी सर। तो आपको तैयारी करनी, ये नहीं कि हम पहुंच गए घूमते घामते और हमने जवाब बना दिया बैठ करके। वो जवाब तो कुछ भी दे सकते हो बैठ करके, इतनी तो कुछ रहता ही है, वाक्पटुता होती है, कुछ कोई बोलने चले जाओगे बैठ करके। लेकिन क्या वो उपयुक्त है, नहीं उपयुक्त है, या क्या वो सार्थक है। तो हम चाहेंगे कि आपका जवाब में थोड़ा सा गंभीरता भी रहे, थोड़े तथ्य भी रहे, थोड़े जवाब में बैलेंस भी रहे, और थोड़ा कोई आपकी भावनाएं भी व्यक्त हो। तो हर एक चीज़ पीछे जब पैशनेट हो जाते हैं ना, तो चीज़ एक अलग प्रखर होकर आती है। पैशन नहीं तो कुछ भी नहीं रहता है, फिर मैकेनिकल एक्सरसाइज भी आता है। समझ लीजिए बैठ करके है, आप तैयारी करेंगे और आपको आज लगे मुझे निकलना है, तो आपके बिल्कुल माइंड कंसंट्रेशन ऐसा हो जाता है। परीक्षा जब तैयारी करते क्या करते हैं बैठ करके, आप जो ही पढ़ेंगे वही सब आपका माइंड कैप्चर कर लेता है। ऐसे तो आप 10 दिन में भी नहीं उसको कैप्चर कर पाते उतने फैक्ट्स को। तो आप उसे बना लें, इधर से बना लें, उधर बना लें। मान लीजिए यही चीज़ है। अब ये तो आपका डैफ का बताया, एक एक वर्ड को पढ़ा। अब इंदौर है, अब इंदौर से स्वच्छ भारत मिशन आ जाएगा। इंदौर को पिछले 7 वर्षों में लगातार फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। तो अब तो बहुत स्वच्छ तो हो गए, अब पानी की जल की बात करने लगा बैठ करके है। तो इंदौर आपको स्वच्छता भी ला रहा है, इंदौर आपके पास पानी भी ला रहा है, जल भी ला रहा है। जी सर। आप समझ मेरी बात को ना। अब आप एक्साइज में आप आ गए हैं। अब आप मत सोचिए मैं सर अभी ज्वाइन किया हूं, मैं नहीं जानता हूं। अब आपको एक्साइज पॉलिसी क्यों है, कहीं नहीं, सरकार के क्या विभाग है, क्या नहीं विभाग है। हम बेचते भी है, रेवेन्यू के लिए आवश्यक है, और प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट बना रखा है। तो सरकार तो सभी चीज़ें हैं, सभी दृष्टियों से सोचना पड़ता है। तो जैसे वो इम्पोर्टेंट हो गया आपके पास, आपने लिखा है क्या, जैसे कि माँ तुझे प्रणाम योजना, बहुत बड़ी चीज़ है बैठ करके, माँ तुझे प्रणाम। अब माँ तुझे प्रणाम के बाद फिर मैया स्कीम भी आ सकता है, झारखंड का आ सकता है। जी आप लिखते हैं तो डिराइव होता है, वहाँ से होता है। आप समझ गए ना। एक डैफ को लिखिए और दूसरा आप आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या नाम है, करंट अफेयर्स पर आ जाइए। तो 50-60 से इशू नहीं होंगे। आप अखबार पढ़ते ही हैं, अखबार को पढ़ते, कोई ये जरूरी नहीं इसी अखबार पढ़िए, जो अखबार पढ़ते हैं जिसमें आदत बनी हुई है, लेकिन रेगुलरिटी लाइए, उसके संपादकीय को पढ़िए। अब बड़े अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं आजकल, हर एक अखबार अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। दूसरा आपने क्या बताया था, इकोनॉमिक टाइम्स बताया था, नहीं क्या बताया था, एक जनसत्ता सर और एक द हिंदू। हाँ द हिंदू, ठीक है। देखिए उसके आप एक ई पेपर ले लीजिए उसका है, तो उसमें बहुत एक्सप्लेन होता है जी, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं क्यों ये चीज़ें हैं। तो देखिए तो वहाँ से पूरा उसका नोट डिराइव कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में जहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप विकीपीडिया का ले सकते हैं। आज के युग में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ों में बात है। चैट जीपीटी को मैं अगर आप थोड़ा सा हैं, लेकिन फैक्ट्स को जरा वेरीफाई कर लीजिएगा। विकीपीडिया में फैक्ट्स वेरीफिकेशन दिक्कत नहीं आएगी, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट एनी हाउ। तो जब आप ये सब करा लेंगे तो लिख करके इशू को डिफाइन कीजिए, 4-5 बिंदु इधर रखिए, 4-5 बिंदु इधर रखिए बैठ करके है। और उसके बाद एक आपके क्या विचार बनते हैं, द वे अहेड। सर ने आपसे पूछा खास करके क्या था, कॉलेजियम की बात करनी शुरू की, तो कॉलेजियम पर फोकस करें ना। कॉलेजियम से कहाँ चले जाते हैं बैठ करके। तो अगर आप कॉलेजियम की बात करें तो आप एनजेएसी की बात कर सकते थे। अब आप कहीं और चले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना बैठ करके है, तब तो फिर अंत ही नहीं है बैठ करके है, कोई पर्पसफुल कन्वर्सेशन नहीं होगा। जी सर, आप समझे मेरी बात को। तो आप तैयारी कीजिएगा, और आपके पास अगर इस तरह तैयारी करें तो आप बेहतर करेंगे। अब आप एक काम कर लिए, अब समय बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। मेरी सलाह होगी, मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, आप घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। जी सर। आप क्या तथ्य, और आप एक एक्साइज ऑफिसर क्या कर, ग्रेड बी है, ग्रेड ए जॉब है सर? ग्रेड बी है। ग्रेड बी, कोई बात नहीं है। तो अब आप एक अधिकारी बन रहे हैं तो आप में तो और बोलते एक एक्सुबरेंस होना चाहिए, भाई हम इसको कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। मायने बना लिए, यू थिंक ऑन दोज लाइन्स, यू नो,
जो आप सोचेंगे वो आप अचीव कर लेंगे बैठ करके। तैयारी कीजिए उसको, घर में बैठ जाए। अब यहाँ मत जाए, मैं ये नहीं करता, मैं रोकता नहीं हूँ। अब आप यहाँ जाएंगे फिर वहाँ प्रैक्टिस कर जाए, उस प्रैक्टिस कोई फायदा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी कॉम्पिटेंट बोर्ड है, आपको अच्छी सलाह दे देगी बैठ करके है, तो आप उस टाइम प्रिपेयर कीजिए बैठ करके। जितना आपने इधर दो चार जगह पूछताछ कर लिया होगा, ये भी कर लिया वो भी, अतः कन्फ्यूजन मत रखिए बैठ करके। प्रिपेयर, सिट डाउन, प्रिपेयर एंड डू वेल। जी सर। कोई पूछना चाहेंगे आप? सर मैं अपनी आवाज के बारे में, नहीं, आवाज़ बहुत अच्छी है, आवाज़ चिंता मत करिए। और बताइए बैठ करके। गाना गाना है, ठीक हो? नहीं, सब समझ में आता है जो आप बोल रहे हैं, वो सब clear सर वो मतलब ज्यादा धीमी तो नहीं लग रही है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्वीट है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। है। Audible and देखिए प्रॉब्लम क्या आता है ना कि मैं तो बड़ा सिंपल सा कहता हूँ, कोई पूछता है मेरे कपड़े सही नहीं, मतलब कपड़े उपड़े नहीं, अगर आप जो बोल रहे हो उसमें तथ्य हैं, तो ठीक है, विचार आपके नेक हों, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और कितने चौड़े, कुछ लंबे चौड़े कपड़े और ये टाइप पहन लेंगे तो उससे बहुत अंतर पड़ेगा नहीं बैठ करके। तो इस पर आपको, ये जनरल चीज होता है, लेकिन आंखी जाती है, आपके थॉट प्रोसेस वहाँ का जाता है। जी सर। आप समझिए मेरी बात को, ये ध्यान रखिए। अच्छा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं अगर दिक्कत तो हम आपको बता देते, अगर आप भगलाते या कहीं होते। एक कैंडिडेट मैंने कहा कि आप अंग्रेजी नहीं, अपनी हिंदी में बात बहुत करो। ज्यादा मीठा बोलने के चक्कर में आप अपनी जो पर्सनालिटी को वो कर रहे हो ना, वो नहीं आप होना। इसी डिस्टेंस पे किसी को खड़ा करके बोल के देखिए, अगर वो कहता है नहीं सुनाई दे रहा है तो अपनी थोड़ी नहीं, सी वो नहीं, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। कि ज्यादा हम्बल दिखने के लिए। मुझे नहीं लगता। सर ये मेरा नेचुरल है सर, वो ठीक पता है, नहीं no problem, क्यों, ठीक है, मतलब ठीक नहीं ठीक है, आपकी आवाज वो सब सुनाई दे रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और क्या सर कुछ बताना? बस इतना ही, बस best of luck, bro. ऑल द बेस्ट, Thank you so much. डू वेल। बेस्ट ऑफ लक।